गुरुजी सीताराम। 2 नंबर पंडाल में एक पीली साड़ी पहने रेलिंग से टिकी हुई महिला बैठी है। 2 नंबर पंडाल में एक तो रेलिंग के पास में जहाँ बांस पर की रेलिंग है। बांस की रेलिंग लगी, वहाँ पीली साड़ी पहने जो टिकी हुई बहन जी बैठी है। ये एक ब्लूटूथ ईयरपीस है जो कि साइज में राजमा से भी छोटा होता है। ये डिवाइस एग्जाम्स में चीटिंग के लिए बनाया गया था और ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं पार्ट 2। तो गाइज पार्ट 1 को देखकर आपको ये समझ आ चुका होगा कि ये पाखंडी फर्जी पर्चा बनाकर कैसे मासूम और भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाता है। और अगर आप बिना पार्ट 1 देखे पार्ट 2 देख रहे हैं तो मेरा सजेशन है आपको पहले आप पार्ट 1 देखे, वरना पार्ट 2 पर ट्रस्ट करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इनके दिव्य दरबार के शोज कंप्लीट देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि ये लाखों की भीड़ में से 10-12 लोगों को अलग अलग जगह से चुनते हैं, जिनमें मुख्य 3 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जिन्हें नाम लेकर बुलाया जाता है, दूसरे वो जिन्हें आगे से रैंडमली बुलाया जाता है, और तीसरे वो जिन्हें पहनावे से या जो भीड़ में सबसे अलग दिख रहे होते हैं उन्हें बुलाया जाता है। इसके अलावा आप ये भी नोटिस करोगे कि जिन लोगों को पहनावे से या आगे से रैंडमली चुना जाता है उन्हें कभी भी नाम लेकर नहीं बुलाया जाता। और बाएं कंधे पर यानी बाएं हाथ के कंधे पर गमछा होगा। और बुलाएंगे भी कैसे जब तक नाम पता ना हो। ये सब मैंने आपको क्यों बताया, ये बात आपको आगे समझ आ जाएगी। तो बैक टू द पॉइंट, अगर आप धाम पर जा चुके हो तो आपको पता होगा कि वहाँ पर सिक्योरिटी के लिए PTZ 360 डिग्री CCTV कैमराज का यूज किया जाता है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, PTZ यानी कि पैन टिल्ट एंड जूम हाई क्वालिटी CCTV कैमरा है जो कि 360 डिग्री कहीं भी घूम सकता है और 10x से लेकर 100x तक हाई क्वालिटी में जूम कर सकता है, यानी कि 10 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक देख सकता है। और इसका कंट्रोल पैनल धाम में मौजूद कंट्रोल रूम में होता है। कंट्रोल रूम में बैठी उनकी टीम ऐसे लोगों को चुनती है जो भीड़ में से अलग दिख रहे होते हैं। हाँ, सिर पर सफेद तौलिया, काला बैग लिए हुए दाढ़ी वाले। लेकिन अब मेन क्वेश्चन ये है कि ये इन्फॉर्मेशन धीरेन्द्र शास्त्री तक कैसे पहुंचाई जाती है। तो आज की इस वायरलेस टेक्नोलॉजी के रहते ये करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारी भोली भाली जनता इस टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानती। ये काम होता है GSM मॉड्यूल और ब्लूटूथ डिवाइस की मदद से। ये एक ब्लूटूथ ईयरपीस है जो कि साइज में राजमा से भी छोटा होता है। ये डिवाइस एग्जाम्स में चीटिंग के लिए बनाया गया था और ये मार्केट में इजिली अवेलेबल है। ये 2 वे कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है, लेकिन इस केस में ये सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का काम करता है। और कभी कभी ये डिजिटल स्क्रीन का भी यूज कर लेते हैं जिसका कंट्रोल एजेंट के हाथ में होता है। जब भी धीरेन्द्र शास्त्री को एजेंट से कांटेक्ट करना होता है तो वो कुछ कोड वर्ड का यूज करते हैं। राम, साधु जी, राम, गुरुजी सीताराम। 2 नंबर पंडाल में एक पीली साड़ी पहने रेलिंग से टिकी हुई महिला बैठी है। 2 नंबर पंडाल में एक तो रेलिंग के पास में जहाँ बांस पर की रेलिंग है। बांस की रेलिंग लगी, वहाँ पीली साड़ी पहने जो टिकी हुई बहन जी बैठी है। किसी को भीड़ में से सिर्फ उसके पहनावे के आधार पर बुलाना काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है जब तक उसका नाम ना पता हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एक जैसे कलर के कपड़े पहने होते हैं। इसीलिए यही कारण है कि हमेशा भीड़ में से अलग दिखने वाले व्यक्ति को ही बुलाया जाता है। जैसे कि किसी ने सर पर तौलिया बांधा हो, काला चश्मा लगा रखा हो, या किसी ने हाथ में झंडा, नारियल, स्केच पकड़ा हो। हाँ, सिर पर सफेद तौलिया, दादा गुरुजी का चित्र लिए हुए विराजमान, गुलाबी रंग की शर्ट और सिर पर रूमाल बांधे। और जब तक एजेंट को कोई अलग इंसान नहीं मिलता तो ये आगे बैठे लोगों में से रैंडमली किसी को भी बुला लेते हैं। बिटिया बहन जी, आपके बगल वाली बहन जी जो चश्मा लगाए हुए माता जी बैठी, जी माँ आ जाओ माँ। और जिन 2-3 लोगों का नाम लेकर बुलाया जाता है, या तो वो लोग स्क्रिप्टेड होते हैं या ये वो लोग होते हैं जिनका नाम टोकन में निकलता है। जिनको नहीं पता कि टोकन सिस्टम क्या है, ये एक अर्जी लगवाने का माध्यम है जो बिल्कुल लॉटरी सिस्टम की तरह काम करता है। बागेश्वर धाम में आयोजित होने वाले दिव्य दरबार का हिस्सा होने के लिए बागेश्वर धाम से टोकन लेना पड़ता है। इस टोकन वाले पर्चे में अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखकर बागेश्वर धाम में जमा करना होता है। इसमें केवल नाम, नंबर और पता होता है। फिर सभी लोगों के पर्चों को एक जगह इकट्ठा कर कन्याओं के हाथों से पर्चों को चुना जाता है और दिव्य दरबार से पहले एक लिस्ट जारी होती है और ऐसे लोगों को एक दिन पहले फोन करके सूचित किया जाता है। इसके बाद इन पर्चियों के नाम से हर व्यक्ति को फोन पहुंचेगा कार्यालय द्वारा और जो तारीख उन्हें दी जाएगी उस तारीख पर उनका पर्चा बनाया जाएगा। अब बचा प्रेत दरबार का राज। तो मुझे नहीं लगता कि इसको राज कहेंगे। इस पर एक्सप्लेनेशन देकर मैं आपका और मेरा कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि इस पर ऑलरेडी काफी वीडियोस YouTube पर मौजूद है जो प्रूफ के साथ ये बताते हैं कि ये सब स्क्रिप्टेड है। लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए एक क्लिप मैं भी दिखा देता हूँ।
क्या आपको सच में लगता है कि भूत को महिला की इज्जत की चिंता हो रही है, इसलिए वो साड़ी ठीक कर रही है? हद है यार अंधभक्ति की भी। और गाइस, मैंने जो एविडेंस के तौर पर वीडियो क्लिप्स दिखाई है उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हमारी टीम एविडेंस कलेक्ट करने के लिए ऑडियंस बनकर जा रही है। तो कुछ टेक्निकल टीम फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसमिट हो रही रेडियो सिग्नल्स को कैप्चर करने की पूरी कोशिश कर रही है, ताकि धीरेन्द्र शास्त्री और उनके एजेंट के बीच हो रही कम्युनिकेशन को डिक्रिप्ट करके आपके सामने एज अ प्रूफ दिखाया जा सके। तो पार्ट 3 में हम पूरे सबूतों के साथ इस सीरीज को एंड कर देंगे। तब तक के लिए आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को उन सभी लोगों को शेयर कर दो जो इस पाखंडी को भगवान समझ बैठे हैं, और चैनल गुम न जाए इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।